गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं आज, दैट इज ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमने इससे पहले किया है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए अभी तक हम लोगों ने किया क्या है। कि आफ्टर द फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल a new scientist came Rutherford. Firstly, he performed an experiment that was scattering experiment. Yes, and on the basis of his scattering experiment, he proposed a new model. और उसने क्या बोला अपने मॉडल में कि एटम कंसिस्ट इनटू टू पार्ट्स, है ना। कौन कौन से पार्ट बोले उसमें? न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यस बेटा, पढ़ा हमने इसके बारे में। अब न्यूक्लियर पार्ट क्या था कि दैट पार्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर विद पॉजिटिव चार्ज एंड विद ए हैवी बॉडी। यस, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज द आउटर पार्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। सो दैट वाज द मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड कि एटम का जो मॉडल है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर कंटीन्यूअसली रिवॉल्विंग। एंड दिस मॉडल ऑफ एटम वाज जस्ट सिमिलर टू द प्लैनेट्स सिस्टम, सोलर सिस्टम, है ना। तो इसलिए इस मॉडल ऑफ एटम को हमने एक नाम और दिया था। क्या नाम बोलते हैं इसको? प्लैनेटरी मॉडल। ओके, तो बेटा देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, कोई भी कोई नई चीज निकल कर आती है, कोई नई चीज डेवलप होती है, तो ऐसा नहीं है कि आज नई चीज, आज बाई चांस हम लैब में कोई काम कर रहे हैं, लैब में करते करते कोई नई चीज बन गई और कल से हमारी बुक्स में आनी स्टार्ट हो जाएगी। यस, कि जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है, नया साइंटिस्ट कुछ नया करता है, तो क्या होता है पेपर पब्लिश होता है, ठीक है ना। जो आप बड़े क्लासेज में आप उसको समझोगे व्हेन यू विल रीच इन कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। तो साइंटिस्ट को क्या करता है, साइंस जो स्पेशल एक जर्नल्स बोलते हैं उनको, जर्नल्स, साइंस की मैगजीन्स आती हैं स्पेशल, तो उन मैगजीन्स में छपती है वो चीज़ें, जर्नल्स निकलते हैं, फिर वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो जो लोग बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं या जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, सारे उस चीज़ को पढ़ते हैं। फिर पढ़ने के बाद अगर किसी का कोई डाउट है तो वो डाउट अपना आगे भेजते हैं। कौन हैंडल करता है सब कुछ? ये इंटरनेशनल यूनियन। यस, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई रिसर्च होती है तो पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी सभी यूनिवर्सिटीज़ में वो पेपर में पब्लिश करना पड़ता है साइंटिस्ट को, है ना। एक साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है बड़े लेवल पे। आप मान लिया, आप जैसे रदरफोर्ड ने क्या किया, एक नई डिस्कवरी की, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एक जगह पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पर उनकी कॉन्फ्रेंस होंगी। कॉन्फ्रेंस में फिर वो हर एक साइंटिस्ट अपनी अपनी नई रिसर्च बताएगा, मैंने ये किया भाई, मैंने वो किया। अंडरस्टैंड? अगर किसी के ऊपर किसी भी साइंटिस्ट को डाउट है या किसी को कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ पे डाउट है ना। तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो रदरफोर्ड भी थे उसमें अंदर, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड तो भाई उसने एक नई रिसर्च निकल कर आई थी, तो एक उसके अंदर एक अलग ही जज्बा था, है ना। तो रदरफोर्ड का नंबर आया, उन्होंने स्टेज पे अपने रिसर्च वर्क को एज इट इज उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, और मुझे एक एटम का मॉडल के बारे में ऐसा ऐसा कुछ पता चला। अंडरस्टैंड? तो नो डाउट रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल के बारे में हमें बहुत कुछ बताया कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं उसके। यस, नो डाउट एटम था जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, दैट वाज वेरी वेरी गुड, बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स, लिटिल बिट प्रॉब्लम्स, कुछ कमियां रहेगी उसके मॉडल में। वो कमियां भी हम पढ़ेंगे, क्या कमियां रहेगी, किसकी वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट किया गया, कि नया मॉडल आना पड़ा, है ना। तो जब जो कॉन्फ्रेंस चली हुई थी साइंटिस्ट की, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जब एक्सप्लेन किया उनके सामने कि मेरे सामने मैंने ऐसे कुछ किया और एटम का मॉडल ऐसा कुछ होता है, तो देयर वाज ए साइंटिस्ट दैट वाज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। यस बेटा, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया। क्या क्वेश्चन उठाया कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, ही गिवन ए थ्योरी नेम मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि दिस थ्योरी वाज गिवन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। क्या कहती है ये थ्योरी में, क्या बताती है कि ये थ्योरी क्या बता रही है कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी चेंज इट्स पोजीशन
then it continuously will lose the energy. क्या बताती है ये थ्योरी कि if any charged body change its velocity or position, it will lose the energy. है ना, ये बताती है थ्योरी. क्या कहता है मैक्सवेल कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा. यस, सपोज कि मान लिया एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके पास एनर्जी है Q1. ओके, दैट मीन्स मान लेते हैं इसके पास जो 100 जूल की एनर्जी है. अगर ये ऑब्जेक्ट अपने इधर से उधर रैंडम मोशन में घूमता रहेगा, इधर घूमेगा, इधर गया, ऐसे चला गया, तो एक टाइम के साथ साथ क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. यस, क्या कहती है थ्योरी कि जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और वो अपनी कॉन्टिन्यूसली पोजीशन चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, एक टाइम पीरियड में धीरे धीरे उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी. और उसने क्या चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो द चार्ज पार्टिकल, है ना. इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल है. सो देयर एनर्जी should also be continuously become less. है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चार्ज पार्टिकल है तो उनकी एनर्जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगी, कंटिन्यूअस कम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इस ध्यान में आपको रदरफोर्ड ने क्या बोला था रदरफोर्ड ने कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. यस, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स पे हमें पता है कि चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव. सो मैक्सवेल ये चीज बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो द चार्ज पार्टिकल. सो कंटिन्यूअसली देयर एनर्जी शुड बी लेस, उनकी एनर्जी भी कम होनी चाहिए. एंड देयर पाथ ऑफ रोटेशन शुड डिक्रीज. दैट मीन्स कि देयर path of rotation should decrease. उनका घूमने का जो पाथ है वो कम होना चाहिए. एनर्जी कम हो जाएगी तो पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना. अब मान लिया किसी बच्चे को उठा के बोल दिया जाए क्लास में से, बेटा चलो ग्राउंड में चलो नीचे, और ग्राउंड में आपको एक सर्कल है काफी लंबा, उसके सर्कल लगाने हैं. अब वो बच्चा कितने राउंड लगा पाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आज उसने सुबह दौड़ना शुरू किया, कंटिन्यू एक ही स्पीड के साथ दौड़ता ही जाएगा. ऐसा है नहीं ना. टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्पीड ऑटोमेटिकली उसकी डाउन हो जाएगी. यस, ऐसा है या नहीं है? व्हाई? बिकॉज वी आर आल्सो द चार्ज पार्टिकल. तो जब भी हम दौड़ेंगे, हम कोई भी काम करेंगे तो हमारी एनर्जी भी कंटिन्यू लूज हो रही है. तो इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो द चार्ज पार्टिकल, तो उनकी एनर्जी भी टाइम के साथ कम हो जाएगी जब वो घूमेंगे. तो इसका मतलब उनका घूमने का पाथ कम हो जाएगा. धीरे धीरे इनका पाथ जो है घूमते क्या हो जाएगा, ऐसे पाथ कम हो जाएगा. एंड अल्टीमेटली दे शुड फॉल इन द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल. है ना. मैक्सवेल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स, इफ दे आर रोटेटिंग तो उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए. एंड एट लास्ट दे शुड फॉल इन द न्यूक्लियस एंड एटम विल बर्स्ट, एटम विल डिस्ट्रॉय. ऐसा हो जाना चाहिए. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअली डजंट हैपन. तो ये क्वेश्चन रदरफोर्ड से पूछा मैक्सवेल ने कि ऐसा क्यों नहीं होता भाई. मेरा ये डाउट है कि जब कोई भी, मैक्सवेल क्या थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, है ना, फिजिक्स में थ्योरी दी थी उन्होंने. तो उनका ये डाउट है कि जब कोई चार्ज बॉडी मूव करती है, पोजीशन चेंज करती है तो एनर्जी लूज होती है. तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज क्यों नहीं हो रही? एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स की भी लूज होनी चाहिए थी और घूमते लास्ट में उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, है ना. तो इस चीज के ऊपर रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया, फिर ऐसा क्यों नहीं है. तो रदरफोर्ड ने उसका क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की. क्या कोशिश की कि उसने बताया था कि जैसे कि मेरा जो मॉडल है वो किससे मिलता है, सोलर सिस्टम से, प्लैनेटरी सिस्टम ना. तो बोला जो सोलर सिस्टम में भी तो ऐसा ही है, भी सन है सेंटर में और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, वीनस, मरकरी, अर्थ, वो सबके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं. वो प्लैनेट्स तो कभी आगे पृथ्वी में नहीं गिरे,
अर्थ पे नहीं गिरे, है ना। तो क्या किया रदरफोर्ड ने कुछ हद तक उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भी सोलर सिस्टम में भी तो ऐसा ही है कि बीच में सेंटर में सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि प्लैनेट आगे टकरा जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। यस, तो उसने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो बट उस पॉइंट पे फिर एक और वहां पे साइंटिस्ट बैठे थे भाई साहब, कौन, नील बोहर, है ना। ये तो आपको पता ही है कि आजकल कि आप कोई भी हल्की सी सक्सेस ले जाए तो दूसरे उसकी टांग खींचते खींचते हैं ना। तो वहां पर एक भाई साहब और बैठे थे नील बोहर, फिर उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। उन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया कि रदरफोर्ड भाई साहब आपने क्या बोला कि वो सोलर सिस्टम में भी तो ऐसा ही है ना। बट सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, अर्थ सन प्लैनेट जितने भी हैं, दे आर वेरी हैवी बॉडी, वो बहुत बड़ी चीजें हैं, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। एंड जिसके बारे में आप बात करें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये बहुत माइन्यूट से पार्टिकल्स हैं, है ना। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात आपने की है वो वहां पर उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। यस, आपने छोटे पार्टिकल्स की बात की। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या बोली कि वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की, सन अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स की, कि वो दे आर चार्जलेस बॉडी, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल बॉडीज, वो न्यूट्रल बॉडी है। बट आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो दे आर चार्ज बॉडी, तो इनके केस में वो सिस्टम अप्लाई नहीं होता। दैट मीन्स रदरफोर्ड उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आई चीज समझ में। तो इसका मतलब रदरफोर्ड के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं तो उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए और लास्ट में उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, समझ में आया। सो दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये रदरफोर्ड मॉडल की बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। दैट मीन्स वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ हमारे फर्स्ट लिमिटेशन में, क्या पता चला कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ही फर्स्ट लिमिटेशन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि हाउ एटम इज स्टेबल, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया वो। मैक्सवेल ने क्वेश्चन उठाया, नील बोहर ने क्वेश्चन उठाया। अंडरस्टैंड, फर्स्ट लिमिटेशन। और क्या लिमिटेशन थी बेटा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने क्या बोला था भी, सेंटर में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। यस, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो सेंटर में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में नहीं बताता, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स इधर है या इधर है या इधर है, कहाँ है। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता पाया। तीसरी लिमिटेशन क्या थी, he could not explain the line spectra of elements। वो एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लाइन स्पेक्ट्रा कैसे, कि जब एलिमेंट्स जो भी है कोई इनके अंदर से अगर रेडिएशन निकल रही है, रेडिएशन आ रही है, किसी भी सोर्स से रेडिएशन आ रही है, मान लिया किसी चीज पे टकराई और उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे उनका व्यू लिया। मान लिया हाइड्रोजन की गैस है, हाइड्रोजन के अंदर से हमने रेडिएशंस निकाली, है ना। हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं उन हाइड्रोजन के एटम्स को लेकर अगर एक फोटोग्राफिक प्लेट पे उनकी रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जाए तो हमें वो फोटोग्राफिक प्लेट पे ऐसे लाइंस बनी हुई नजर आएंगे, ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई नजर आएंगी। तो वो इस लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों है, कि जब फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्वेशन की गई, स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया गया बहुत सारे एलिमेंट्स का, तो वहां पर ऐसे ऐसे बारीक सी लाइन बनी हुई नजर आई। तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। सो दीज वर द थ्री मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
ये बेटा समझ में आई? आई होप अच्छे से समझ में आएगी। सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक तो इसका यही था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल, ये मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट में कहां फैले हुए हैं। ओके, सो आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस मॉडल वी विल गो टुवर्ड्स ए नेक्स्ट मॉडल। ओके, सो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम नेक्स्ट मॉडल उठाते हैं नील बोहर मॉडल, और वो कैसे डेवलपमेंट में आया, फिर उसने क्या क्या चेंजेस किए इसके अंदर। ओके, थैंक यू।